नमस्कार दोस्तों, 15 दिसंबर 2020 के डेली करंट अफेयर्स बर्निंग न्यूज डिस्कशन में आपका स्वागत है। पहली न्यूज शुरू करते हैं। गवर्नमेंट ओपन टू टॉक्स बट नॉट टू रिपील। देखिए, फार्मर्स एजिटेशन चल रहा है। नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट के खिलाफ फार्मर्स का क्या रोल है कि आप तुरंत इन सारे बिल्स को वापस लीजिए और एमएसपी को लीगलाइज करिए। मतलब आप एक ऐसा नियम कानून लेके आइए जिससे एमएसपी लीगलाइज हो जाए और ये फार्म बिल्स रिपील करिए। सरकार क्या बोल रही है कि देखिए, हम आपके साथ बातचीत करने को तो तैयार है, लेकिन आप ये बोल रहे हो कि हम इन लॉस को रिपील कर दें, वो हम नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हो कि हम इन लॉ पे अमेंडमेंट करें तो उसके लिए हम आपसे बात करेंगे, अमेंडमेंट करेंगे भी, आपके सारे कंसर्न्स को ध्यान में रखेंगे। लेकिन ये जो 0-1 की बाइनरी है, ये काम नहीं करेगी। 0-1 की बाइनरी मतलब फार्मर्स जो चाह रहे हैं वो पूरा हो जाए और सरकार जो कह रही है उसके बारे में बिल्कुल सुनो ही ना, तो ये नहीं हो पाएगा। 19वां दिन है ये प्रोटेस्ट का। 32 फार्म यूनियंस के जो लीडर्स हैं वो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं सिंघू बॉर्डर के पास सुबह 8 बजे। तो भाई ऑलरेडी बड़े बड़े वो जो नहीं 40 और 20 फीट के कंटेनर्स होते हैं जिनको शिपिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बड़े बड़े शिप्स में सामान भर के जो एक देश से दूसरे देश भेजा जाता है, तो उन शिपिंग कंटेनर्स को रोड पे रख दिया NH-44 का, ताकि ये जो प्रोटेस्टर्स हैं ये दिल्ली में एंट्री ना मार पाए। सेंटर ने ये बोला है कि ठीक है भाई, आपको हम रिटन एश्योरेंस देते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस बेस्ड प्रोक्योरमेंट आगे चलता रहेगा। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी यानी एपीएमसी मंडी के अंदर जैसे प्रोक्योरमेंट होता है, एपीएमसी मंडी के बाहर भी वैसा ही प्रोक्योरमेंट होगा। तो एपीएमसी मंडी और प्राइवेट मंडी में जो प्रोक्योरमेंट है वो एक ही तरीके से होगा। लेकिन इन सारे प्रपोजल्स को ये फार्म यूनियंस मामले को तैयार नहीं है। इनका सीधे सीधे बोलना है कि इस 3 बिल्स को आप रिपील करिए और एमएसपी को लीगलाइज करिए थ्रू अ स्टैट्यूट। सरकार वो सीधे सीधे मानने से मना कर रही। सरकार बोल रही है बैठ के बातचीत करिए, अमेंडमेंट करेंगे, आपके कहने से हम बिल हटा दें, वो नहीं होगा। दूसरा, फूड इन्फ्लेशन से रिलेटेड यहां पे कुछ इंफॉर्मेशन है। देखिए, हर महीने के बेसिस पे इन्फ्लेशन की फिगर्स निकल के आते हैं। आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की फिगर्स निकल के आते हैं, वो मैं हर महीने आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो नवंबर के फिगर्स निकल के आए हैं। पहले तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात कर लेते हैं, सीपीआई की। जो रिटेल इन्फ्लेशन, देखिए 2 प्रकार के इन्फ्लेशन होते हैं दोस्तों, रिटेल इन्फ्लेशन, होलसेल इन्फ्लेशन। होलसेल इन्फ्लेशन यानी कि जब एक बहुत बड़े कॉरपोरेट ने या फिर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री ने बल्क में चीजों को प्रोड्यूस किया और बल्क में चीजें बेची गई, तो होलसेल बेसिस पे बेची गई, वहां पे इन्फ्लेशन। दूसरा, वो चीजें रिटेलर्स के पास आ गई। रिटेलर्स मतलब किराने वालों की दुकान के पास आ गई, जहां पे सीधे सीधे कस्टमर्स जाके उन चीजों को खरीदेंगे, तो वहां पे जो महंगाई होती है उसको रिटेल इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो ऑल इंडिया जो रिटेल इन्फ्लेशन पहुंचा है सीपीआई के अंदर, अक्टूबर में 7.61% था, नवंबर में 6.93% पहुंच गया। तो फ्रॉम 7.61% इन अक्टूबर टू 6.93% इन नवंबर। जो फूड प्राइस इन्फ्लेशन है वो 11% था अक्टूबर में और नवंबर में पहुंच गया 9.43%। अगर आप रूरल इंडिया की बात करिए तो रूरल इंडिया में जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो 0.5% बढ़ा है। जो फूड प्राइस इन्फ्लेशन है वो भी 0.5% बढ़ा है। तो पहले ये 6.73% था रूरल एरियाज में अक्टूबर में, क्या रिटेल इन्फ्लेशन। फूड प्राइस इन्फ्लेशन 9.1% था अक्टूबर में रूरल इंडिया में, और अब ये 0.55% बढ़ गया है। याद रखिएगा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस रूरल इन्फ्लेशन अलग कैलकुलेट करता है, अर्बन इन्फ्लेशन अलग कैलकुलेट करता है, और फिर दोनों को मिक्स करके ऑल इंडिया रेट ऑफ इन्फ्लेशन डिसाइड किया जाता है। सबसे ज्यादा रिटेल इन्फ्लेशन कहां देखने को मिला है, तो 9.8% नवंबर में बिहार में, वेस्ट बंगाल में 9.42%, आंध्र प्रदेश में 9.08%, तेलंगाना में 8.99%, सबसे कम दिल्ली में 3.43%, पंजाब में 5.36%, केरला में 5.49%। आगे अगर बात करें तो होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो नवंबर में है 1.55%, अक्टूबर में था 1.48%। फूड प्राइस इन्फ्लेशन होलसेल प्राइस में कितना जा रहा है, अक्टूबर में था 4.78%, नवंबर में 4.27%। अब सोचिए दोस्तों, होलसेल प्राइस इंडेक्स का इन्फ्लेशन ज्यादा है, होलसेल इन्फ्लेशन ज्यादा है, रिटेल इन्फ्लेशन कम है। यहां पे आप समझने की कोशिश कीजिए, जब होलसेल इन्फ्लेशन ज्यादा है और रिटेल इन्फ्लेशन कम है, मतलब प्रॉब्लम कहां आ रही है, सप्लाई चेन में आ रही है। मतलब कि जब बल्क में उन चीजों की खरीद फरोख्त हो रही है तब महंगाई इतनी नहीं है, लेकिन जब इंडिविजुअल लेवल पे चीजों की खरीद फरोख्त हो रही है तो महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो बल्क और इंडिविजुअल को जोड़ने वाली जो सप्लाई चेन होती है ना, यहां पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तभी रिटेल प्राइस इन्फ्लेशन इतना बढ़ रहा है और होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन उतना ज्यादा नहीं है। एक और यहां पे इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स है कि भैया रिटेल फूड इन्फ्लेशन और होलसेल फूड इन्फ्लेशन, इसमें बहुत बड़ा फर्क आ गया। जैसे कि अगर आप नवंबर में होलसेल फूड इन्फ्लेशन देखेंगे तो 4.27% है, और अगर इधर आके अगर आप यहां देखते हैं तो ये 11% लगभग पहुंच रहा है फूड प्राइस इन्फ्लेशन। ठीक है भाई, तो यहां पे देखिए
फूड प्राइस इन्फ्लेशन 11% था अक्टूबर में, 9.43% था नवंबर में, और यहाँ पे 4.27% आ रहा था। 11% और 9% और 4.27%, तो नवंबर का 4.27% यहाँ और यहाँ पे 9.43%, तो 5% से भी ज़्यादा का फर्क आ रहा है। यानी अक्टूबर में ले लीजिए चाहे नवंबर में ले लीजिए, फूड प्राइस इन्फ्लेशन जो रिटेल लेवल पे, जो होलसेल लेवल पे, उसमें बहुत फर्क है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो फूड प्राइस इन्फ्लेशन हो रहा है ये सप्लाई चेन डिसरप्शन की वजह से हो रहा है, क्योंकि होलसेल में उसकी महंगाई ज़्यादा नहीं हो रही है बट रिटेल में महंगाई ज़्यादा हो जा रही है। तो कहीं ना कहीं होर्डिंग, ये सब चीज़ें मैटर कर रही हैं यहाँ पे। जनरल स्टडीज पेपर 3 में ये चीज़ आपको काम आएगी। फिर यहाँ पे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले तो बात कर जान लेते हैं इस गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। एक शिप बिल्डिंग कंपनी है इंडिया में, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करती है। शिप बिल्डिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडियन नेवी को और इंडियन कोस्ट गार्ड को पूरा करती है। 1934 में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स को इंडियन कंपनीज एक्ट 1913 के अंदर रजिस्टर किया गया था। बाद में इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्वायर कर लिया, किससे? मैकनेल एंड बेरी लिमिटेड से 19 मई 1960 को। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज बन गई 1960 में। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स ने पहला इंडिजीनियस वॉरशिप बनाया INS अजय 1961 में। 1884 में ये GRSC बनाया था, एक स्मॉल प्राइवेटली ओल्ड कंपनी की तरह, हुगली रिवर के ईस्टर्न बैंक पे। इसको नाम दिया गया गार्डन रीच वर्कशॉप 1916 में। इसको नेशनलाइज कर दिया गया 1960 में। अभी के लिए इसके पास मिनी रत्ना स्टेटस है। इसने 100 वॉरशिप्स बनाए हैं। रिसेंटली प्रोजेक्ट 17A के अंदर जहां पे वॉरशिप बनाए जा रहे हैं, स्टेल्थ फ्रिगेट बनाए जा रहे हैं, प्रोजेक्ट 17A जो है GRSC का, उसके अंदर पहला फ्रिगेट हिमगिरी की जो बनना है, इसको लॉन्च कर दिया गया है। तो ये जो प्रोजेक्ट 17A है, इसको याद रखिएगा। प्रोजेक्ट 17A के अंदर जो वॉरशिप्स बनाए जा रहे हैं, जो स्टेल्थ फ्रिगेट्स बनाए जा रहे हैं, इनको एडवांस्ड गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स बोला जाता है। काफी एडवांस है ये, सारे के सारे 149 मीटर्स लंबे हैं। इनका जो डिस्प्लेसमेंट है पानी का वो है 6670 टन। स्पीड है इनकी 28 नॉट्स। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था 20 फरवरी 2015 को, जिसके थ्रू ये बोला गया था कि 3 शिप्स बनाए जाएंगे। पहले शिप को नेवी को हैंडओवर किया जाएगा 2023 में, बाकी के 2 शिप्स को 2024 और 2025 में हैंडओवर किया जाएगा। कहीं ना कहीं टाइम पे इस शिप की बिल्डिंग को लॉन्च कर दिया गया है। पहले का नाम क्या है? हिमगिरी। तो यहां पे क्या बोला जा रहा है कि भाई ये जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है हमारे जनरल बिपिन रावत साहब, इन्होंने बोला है कि ये जो न्यू जनरेशन प्रोजेक्ट 17 है, शिप्स हैं, इसमें एडवांस स्टेल्थ फीचर्स हैं, स्टेट ऑफ आर्ट वेपन्स हैं, सेंसर सिस्टम है। ये इंडियन नेवी की मोबिलिटी को एक मेजर बूस्ट देगा, चैलेंजिंग टॉस्ट को हटाएगा। कहीं ना कहीं ये जो लॉन्च हो रहे हैं 3 प्रोजेक्ट 17A वॉरशिप्स, ये विद इन शेड्यूल लॉन्च हो रहे हैं, भले ही कोविड-19 आया हो, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। GRSC यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह निकल के आया है। ये जो सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है GRSC से रिलेटेड, इनको याद रखिएगा, UPSC MCQ में पूछी जा सकती है। आगे बात करते हैं फाइंडिंग्स ऑफ NFHS 5 शो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया स्टेबलाइजिंग। अगर आज का न्यूज़पेपर एडिटोरियल ना देखा हो दोस्तों, तो बिल्कुल देख लीजिए जाके, वहां पे मैंने आपको नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है। ये जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, ये एक पॉजिटिव फैक्टर हमको दिखा रहा है, और वो पॉजिटिव फैक्टर है टोटल फर्टिलिटी रेट का। वैसे तो टोटल 22 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का डाटा हमारे सामने है, जिसमें से जो 17 स्टेट्स हैं इनको एनालाइज किया गया है। इन 17 स्टेट्स में अगर आप बिहार, मणिपुर और मेघालय को छोड़ दें, तो बाकी जितने भी स्टेट्स हैं वहां पे जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2.1% से कम आ चुका है, या 2.1 है। देखिए, रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट होता है 2.1, यानी कि एक हस्बैंड और एक वाइफ अपने टाइम स्पैन में 2.1 बच्चों को पैदा करें। 2.1 ऑब्वियसली बात है, प्रैक्टिकली पैदा नहीं हो सकते, या तो 2 पैदा होंगे या 3 पैदा होंगे। लेकिन इस 2.1 रेट को क्यों रखा गया है? क्योंकि देखिए, डेथ रेट को भी, सॉरी, बर्थ रेट को भी तो आपको नलीफाई करना है, बर्थ रेट और डेथ रेट। 2.1 के हिसाब से अगर आप बर्थ रेट रखते हो तो डेथ रेट भी हो रहा होगा, तो कहीं ना कहीं डेथ के चलते भी लोग एलिमिनेट हो रहे होंगे। एक हस्बैंड एक वाइफ 2 बच्चों पैदा करेंगे, वो मर जाएंगे। ठीक है भाई, तो 2 लोग मर गए और 2 लोग आपके और आ गए दुनिया में, तो पॉपुलेशन स्टेबलाइज होने लगी। लेकिन जो नेचुरल फैक्टर्स की वजह से जो डेथ आ रही हैं, उनको रिप्लेस करने के लिए 2.1 माना आपने टोटल फर्टिलिटी रेट। ठीक है भाई, तो इसीलिए 2.1 को रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी बोला जाता है। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने जब NFHS को डेसिफर किया, तो जो 17 स्टेट्स हैं उसमें से 3 छोड़ दो, बिहार, मणिपुर और मेघालय, तो बाकी सबने 2.1 या उससे कम के टोटल फर्टिलिटी रेट को पा लिया है। ठीक है भाई,
इन सारे 17 स्टेट्स में ये देखने को मिला है कि भाई देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन यूज ऑफ मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव्स ऑफ फैमिली प्लानिंग। तो फैमिली प्लानिंग के लिए मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव्स का प्रयोग करना, बच्चों की प्लानिंग करना। तो वो वुमेन जो कि चाहती थी कि उनके बच्चे ना पैदा हो, लेकिन उनकी फैमिली प्लानिंग की नीड्स पूरी नहीं हो रही थी, कहीं ना कहीं कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड्स उनके पास अवेलेबल नहीं थे, इन वुमेन्स का नंबर गिरा है। बस 2 स्टेट्स में इन वुमेन्स का नंबर बढ़ा है, मेघालय और आंध्र प्रदेश में। बाकी हर जगह पे इस तरीके की वुमेन्स जो बच्चे पैदा नहीं करना चाहती और उनके पास कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स अवेलेबल नहीं है, ऐसे लोगों का नंबर घटा है। यानी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की अवेलेबिलिटी वुमेन्स के सामने बढ़ी है, बट 2 जगहों पे नहीं बढ़ी है, मेघालय में और आंध्र प्रदेश में। फिर except for Manipur, all states have reported an increase in users getting information on side effects of current contraceptive methods। एक लिमिट से ज्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव लेने से एक वुमेन की फिजिक को, एक वुमेन की हेल्थ को नुकसान पहुंच सकता है। तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं उनके बारे में भी वुमेन के पास और ओवरऑल फैमिली के पास इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है। तो सारे स्टेट्स में ये इंफॉर्मेशन गई है, पश्चाते केवल मणिपुर को छोड़ के, मणिपुर में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेवल पे थोड़ा गैप है। टोटल फर्टिलिटी रेट की बात की जाए, ये तो मैंने आपको समझा ही दिया। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फर्टिलिटी रेट, एब्सोल्यूट पोटेंशियल नेटिलिटी, पीरियड टोटल फर्टिलिटी रेट, टोटल पीरियड फर्टिलिटी रेट। ये दीज आर द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट वुड बी बॉर्न टू अ वुमन ओवर हर लाइफ टाइम। ठीक है भाई, तो ये मैंने आपको एक्जैक्टली समझा ही चुका हूँ। शी वॉज टू एग्जैक्ट current age specific total fertility rates through her lifetime, she was to survive from childbirth until the end of her reproductive life। एक बात और है यहाँ पे, एक वुमेन जब अपनी पूरी रिप्रोडक्टिव लाइफ में जिंदा रहेगी तो ही उसके रिस्पेक्ट में 2.1 का रेशियो चुना जाएगा। अगर उसकी मृत्यु जल्दी हो जाती है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे 2.1 वाला फॉर्मूला उस लेडी के ऊपर सेट नहीं होगा। तो टोटल फर्टिलिटी रेट को भी अप्लाई करने में कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया है। ओके, आगे चलते हैं। जनरल स्टडीज पेपर में चीज आपको काम आएगी। नेक्स्ट, इंडिया और म्यांमार के बीच में एक बायलेटरल मीटिंग हुई है ड्रग कंट्रोल ऑपरेशन को लेकर। तो 5th इंडिया म्यांमार बायलेटरल मीटिंग ऑन ड्रग कंट्रोल ऑपरेशन ये हुई है। तो इंडिया की तरफ से कौन था? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ऑफ इंडिया, एनसीबी, बहुत पिक्चर में एनसीबी सुनते होगे आप, और सेंट्रल कमिटी ऑन ड्रग अब्यूज कंट्रोल ऑफ म्यांमार, ये दूसरी तरफ थे। तो इनका क्या कहना है कि भैया ड्रग सीजर से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन होगी, नई साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस में कोई इन्वेस्टिगेशन होगी, तो उसकी इंफॉर्मेशन इंडिया अपनी तरफ से म्यांमार को देगा, म्यांमार अपनी तरफ से इंडिया को देगा। तो रेगुलर फील्ड लेवल ऑफिसर की मीटिंग हुआ करेंगी, बॉर्डर लेवल ऑफिसर्स की मीटिंग हुआ करेंगी, ड्रग इन्फोर्समेंट में दोनों तरफ के जो ऑफिसर्स हैं एक दूसरे की मदद करेंगे। रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज हुई है, स्मगलिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2020। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि म्यांमार के थ्रू जो ड्रग्स इंडिया में एंट्री मारते हैं वो मिजोरम के थ्रू एंट्री मार रहे हैं। यहाँ पे सिंथेटिक ड्रग्स और याबा टैबलेट्स को ज्यादा सुना जा रहा है। देखिए, वैसे तो हेरोइन एक मेन ड्रग है जिसको कंज्यूम किया जाता है लोगों के द्वारा, लेकिन आपको पता है गोल्डन ट्राइंगल करके एक रीजन है जो कि थाईलैंड, म्यांमार और लाओस को बॉर्डर करता है। यहाँ पे अफीम की खेती बहुत होती है। एक नई प्रकार का ड्रग यहाँ पे खेती हो रही है, हेरोइन के बजाय मेथ नाम के एक ड्रग की खेती हो रही है। ये मेथ नाम का ड्रग आजकल के युवा बहुत कंज्यूम कर रहे हैं, और इस गोल्डन ट्राइंगल वाले सेक्शन में, यानी कि थाईलैंड, म्यांमार और लाओस के जो ट्राइंगल वाला सेक्शन है, वहां पे इस मेथ की बहुत खेती हो रही है। इस मेथ को म्यांमार में भी कंज्यूम किया जाता है, बांग्लादेश में भी कंज्यूम किया जाता है, और कहा जा रहा है कि इंडिया में भी कंज्यूम किया जाता है। इसको याबा बोला जाता है थाईलैंड में और बाबा बोला जाता है बांग्लादेश में, और यही याबा टैबलेट्स म्यांमार से मिजोरम के थ्रू इंडिया में एंट्री मार रही है। तो इस चीज को रोकने के लिए ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे दोनों अथॉरिटीज एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रही हैं। तो स्मगलिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2020 याद रखना, और ये याद रखना कि याबा टैबलेट्स की स्मगलिंग, मेथ की स्मगलिंग म्यांमार से मिजोरम के रास्ते इंडिया में हो रही है। अगर आप म्यांमार की बात करिए तो म्यांमार एक अकेली ऐसी एशियन कंट्री है जो इंडिया के साथ बॉर्डर बनाती है। म्यांमार इंडिया के हिसाब से इट इज अ गेटवे टू साउथ ईस्ट पॉलिसी। कहीं ना कहीं म्यांमार के साथ रिश्ते हमारी सरकार के फोकस पे हैं। तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी दोनों के थ्रू हमारी सरकार ने म्यांमार के साथ रिश्ते अच्छे करने की कोशिश की है। ये आपको ग्रीन में म्यांमार दिख रहा है। म्यांमार के अगर आप बॉर्डर्स देखें तो ऑब्वियसली बात है, वेस्ट में इंडिया का नॉर्थ ईस्ट पोर्शन पड़ता है, नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में तो चाइना के साथ ही बॉर्डर बना रहा है म्यांमार। म्यांमार का बॉर्डर लाओस के साथ भी लगता है, म्यांमार का बॉर्डर थाईलैंड के साथ भी लगता है, म्यांमार का बॉर्डर बांग्लादेश के साथ भी लगता है। तो बांग्लादेश, इंडिया, चाइना, लाओस, थाईलैंड, इन सब कंट्रीज के साथ म्यांमार अपने बॉर्डर शेयर करता है। तो आज की ये इंपॉर्टेंट न्यूज थी दोस्तों। आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।